जरा सोचिए, एक आइडिया जो 250 साल पुराना है, वो आज की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रीढ़ की हड्डी है। ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ये जो आइडिया है जिसे हम बेस थ्योरम कहते हैं, ये कोई रॉकेट साइंस या सिर्फ मैथ्स नहीं है। असल में ये इस बात का एक मॉडल है कि हम इंसान सीखते कैसे हैं। मतलब जब भी हमें कोई नई जानकारी मिलती है तो हम अपनी सोच को, अपनी राय को कैसे बदलते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। और इसको समझने के लिए ना हम एक मेडिकल पहेली से शुरू करेंगे। एक ऐसी पहेली जो अच्छों का दिमाग घुमा देती है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हमारी इस पहेली से। और यहां हम देखेंगे कि हमारा जो गट फीलिंग होता है ना, हमारा अंदाजा, वो लॉजिक के सामने अक्सर कैसे फेल हो जाता है। और ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है, इसने बड़े बड़े अनुभवी डॉक्टरों को भी चक्कर में डाल दिया है। तो सिचुएशन को ध्यान से समझिए। एक महिला है, उनका मैमोग्राम पॉजिटिव आया है। अब इन नंबर्स पर गौर कीजिए। जिस एज ग्रुप की वो हैं, उसमें सिर्फ 1% महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है। अगर किसी को कैंसर है तो 80% चांस है कि टेस्ट सही बताएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर किसी को कैंसर नहीं है तब भी 9.6% चांस है कि टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ जाए। तो अब सवाल यह है, इस पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद उस महिला को सच में कैंसर होने की संभावना कितनी है? क्या लगता है? अगर आपके दिमाग में भी सबसे पहले 80% का नंबर आया तो आप अकेले नहीं हैं। ज्यादातर लोग, यहां तक कि डॉक्टर्स भी यही सोचते हैं। सुनने में एकदम सही लगता है ना? लेकिन ये जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब के आसपास भी नहीं है। और ये गलती होती क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग ना उस 80% वाले बड़े से नंबर पर जाकर अटक जाता है और हम उस सबसे जरूरी बात को नजरअंदाज कर देते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी कि भाई कैंसर होना अपने आप में ही एक बहुत रेयर चीज है, सिर्फ 1%। इसी शुरुआती जानकारी को बेस रेट कहते हैं और इसे इग्नोर कर देना एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो सही जवाब क्या है? तैयार हैं? सही जवाब है सिर्फ 7.8%। जी हां, 7.8%। चौंक गए ना? मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट के बाद भी कैंसर होने का चांस 8% से भी कम है। ये तो हमारे अंदाजे से बिल्कुल उल्टा है। तो चलिए अब समझते हैं कि ये कैलकुलेशन काम कैसे करता है और इसे आसान तरीके से कैसे सोचा जा सकता है। तो अब आते हैं उस तरीके पर जिससे ये सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हम परसेंटेज के चक्कर से बाहर निकलेंगे, क्योंकि सच कहूं तो प्रतिशत दिमाग को उलझा सकते हैं। तो चलिए इन्हें भूल जाते हैं और असली लोगों की गिनती में सोचते हैं। आप देखेंगे कि ये पहेली अचानक कितनी आसान हो जाती है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास 10,000 महिलाओं का एक ग्रुप है। एक बड़ा राउंड नंबर लेते हैं ताकि हिसाब किताब आसान हो जाए। अब हमें पता है कि 1% महिलाओं को कैंसर है, तो 10,000 में से कितनी हुई? सीधी सी बात है, 100। इसका मतलब है कि बाकी की जो 9,900 महिलाएं हैं उन्हें कैंसर नहीं है। सिंपल। ओके, अब हम इन सभी 10,000 महिलाओं का टेस्ट करते हैं। और याद रखिए, टेस्ट परफेक्ट नहीं है। तो जो 100 महिलाएं हैं जिन्हें सच में कैंसर है, उनमें से 80 का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ये हैं हमारे ट्रू पॉजिटिव्स। बाकी 20 का नेगेटिव आ जाएगा। अब बात करते हैं उन 9,900 महिलाओं की जिन्हें कैंसर नहीं है। उनके साथ क्या होगा? उनमें से भी करीब 950 महिलाओं का टेस्ट गलती से पॉजिटिव आ जाएगा। इन्हें हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव। देख रहे हैं प्रॉब्लम कहां है? तो अब जरा टोटल करते हैं। कुल मिलाकर कितने पॉजिटिव टेस्ट हुए? हमें उन 80 महिलाओं को जोड़ना होगा जिन्हें कैंसर है और टेस्ट पॉजिटिव है, और उन 950 महिलाओं को भी जिन्हें कैंसर नहीं है पर टेस्ट पॉजिटिव है। तो 80 + 950 हुए 1030। कुल 1030 पॉजिटिव टेस्ट। और बस यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। हमारे पास कुल 1030 पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, लेकिन इन 1030 लोगों के ग्रुप में सच में कैंसर कितनों को है? सिर्फ 80 महिलाओं को। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके वाकई में बीमार होने का चांस 1030 में से 80 है, और जब आप 80 को 1030 से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है 7.8%। देखा, जब हमने इसे असली लोगों की संख्या में सोचा तो ये कितना आसान और लॉजिकल लगा, है ना? तो अभी हमने जो लॉजिक लगाया उसे एक बहुत ही सुंदर और पावरफुल मैथमेटिकल फॉर्मूले में लिखा जा सकता है, और यही है बेस थ्योरम। अब ये फॉर्मूला देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, P/A/B वगैरह, लेकिन इसका काम बहुत सीधा सा है। ये हमें सिखाता है कि जब कोई नया सबूत, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले तो अपनी पुरानी सोच को, अपनी पुरानी राय को कैसे अपडेट किया जाए। ये लॉजिक लगाने का, तर्क करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए इस फॉर्मूले के टुकड़ों को और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले है प्रायर प्रोबेबिलिटी,
यानी पूर्व संभावना। ये हमारी शुरुआती सोच है, हमारे केस में 1% कैंसर रेट। फिर आता है लाइक्लीहुड, मतलब नया सबूत कितना स्ट्रांग है, यानी टेस्ट की 80% एक्यूरेसी। जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं और सारे पॉजिटिव टेस्ट की कुल संभावना से भाग देते हैं तो हमें मिलती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यानी पश्च संभावना। ये हमारी नई अपडेटेड राय है, वही 7.8% वाला जवाब। मतलब ये सिर्फ हमारी सोच को नए सबूत के हिसाब से एडजस्ट करने का एक फैंसी गणितीय तरीका है। ठीक है, तो एक मेडिकल पहेली का मशीन लर्निंग से क्या लेना देना है? वेल, सब कुछ। क्योंकि जिस तरह हमने अभी कैंसर है या कैंसर नहीं है में क्लासिफाई किया, मशीनें भी ठीक इसी बेजियन लॉजिक का इस्तेमाल करके डेटा को अलग अलग क्लासेस में बांटती हैं। एक मशीन लर्निंग क्लासिफायर का असल में गोल क्या होता है? वो डेटा को देखता है और बस यही सवाल पूछता है, इन सबूतों को देखते हुए ये डेटा किस क्लास का हिस्सा है, इसकी सबसे ज्यादा संभावना क्या है? जैसे ईमेल में इन शब्दों को देखकर क्या ये स्पैम है या नहीं? ये सवाल बिल्कुल हमारी मेडिकल पहेली जैसा ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल दुनिया के डेटा में सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हजारों फीचर्स या वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उन सब के बीच के हर एक रिश्ते को कैलकुलेट करना कंप्यूटर के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हमें एक स्मार्ट शॉर्टकट चाहिए होता है। और इसी मुश्किल से निपटने के लिए हमारे पास दो मेन बेजियन मॉडल्स हैं, एक है नाइव और दूसरा है ऑप्टिमल। एक वो जो प्रैक्टिकल है, काम चलाता है, और दूसरा वो जो थ्योरी में एकदम परफेक्ट है। तो पहले बात करते हैं नाइव बेस की। नाइव का मतलब होता है भोला, और ये मॉडल थोड़ा भोला ही है। ये एक बहुत बड़ा अजम्पशन लेता है कि डेटा के सारे फीचर्स एक दूसरे से आज़ाद हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक स्पैम फिल्टर ये मान लेगा कि ईमेल में लॉटरी शब्द का आना और फ्री शब्द का आना ये दो अलग अलग इंडिपेंडेंट बातें हैं। असल में ऐसा नहीं होता, इसलिए इसे नाइव कहते हैं। पर इस भोलेपन की वजह से कैलकुलेशन बहुत बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि स्पैम फिल्टरिंग जैसे कामों में ये ज़बरदस्त काम करता है। अब आते हैं दूसरी तरफ, बेस ऑप्टिमल पर। ये कोई शॉर्टकट नहीं लेता, ये थ्योरी में हर मुमकिन एंगल से डेटा को देखता है ताकि सबसे सटीक जवाब मिले। ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन इसे कैलकुलेट करना इतना मुश्किल है कि प्रैक्टिकल दुनिया में इसका इस्तेमाल लगभग नामुमकिन है। तो एक तरफ है स्पीड और व्यावहारिकता और दूसरी तरफ है परफेक्शन। और इसका असर सिर्फ ईमेल को स्पैम फोल्डर में डालने तक ही नहीं है। बेजियन लॉजिक आज की टेक्नोलॉजी के कई बड़े बड़े एरियाज को पावर दे रहा है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन से कहीं आगे की बात है। जैसे एक चीज़ है बेजियन ऑप्टिमाइजेशन। ये मशीन लर्निंग मॉडल्स की सेटिंग्स को स्मार्ट तरीके से ट्यून करने के लिए इसी लॉजिक का इस्तेमाल करता है। ये पिछले नतीजों से सीखता है कि कौन सी सेटिंग्स बेस्ट काम करेंगी, जिससे बहुत सारा टाइम और कंप्यूटिंग पावर बचता है। फिर आते हैं बेजियन बिलीफ नेटवर्क्स। ये और भी कमाल हैं। ये मुश्किल सिस्टम्स में कारण और असर के रिश्तों का एक तरह से नक्शा बनाते हैं। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ पर क्या असर पड़ेगा, जो मेडिसिन से लेकर इकोनॉमिक्स तक हर फील्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हर नई जानकारी सिर्फ हमारी पुरानी सोच को थोड़ा सा अपडेट करती है, तो क्या हम कभी भी किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर हो सकते हैं? बेजियन लॉजिक हमें सिखाता है कि ज्ञान या नॉलेज एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। हर नए सबूत के साथ हमारी समझ थोड़ी और बेहतर होती जाती है, लेकिन शायद वो जो पूर्ण निश्चितता है वो हमेशा हमारी पहुंच से थोड़ी दूर ही रहती है।